एवरीवन, सत श्री अकाल, वंदना, नमस्कार। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर ट्रैकर इनसाइट। तो गाइस, कुछ टाइम पहले मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती थी। हर संडे को एक वीडियो आती थी जिसमें मैं आप लोग के क्वेश्चंस लेता था। तब से वो सीरीज मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिन लोग के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं रशिया को लेके, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, वीज़ा प्रोसेस को लेके, वर्क परमिट को लेके, टूरिज्म को लेके, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए जाएंगे, और उसके बाद में मैं हर संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर अप किए जाएंगे। और गाइस, इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसको तुरंत देख पाओ। सो गाइस, अभी क्वेश्चंस लेते हैं, उन सबके मैं एक एक करके आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले भाई का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई, मैं रशिया के कंपनी से रिजाइन देके इंडिया आ गया हूँ, क्या मैं दोबारा इसी वीज़ा रशिया जा सकता हूँ दूसरी जॉब में। सो गाइज, बेसिकली ये भाई पूछ रहे हैं कि इन्होंने रशिया में ऑलरेडी कुछ टाइम तक काम किया होगा, फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ से जॉब लीव करके इंडिया वापस आ गए होंगे। सो गाइज, देखो, ऐसा रहता है कि अगर आप वो कंपनी छोड़ चुके हो और अगर आपको वापस से विजिट करना है तो आपको वापस से एक नया वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस वर्क परमिट की कुछ टाइम की वैलिडिटी बची होगी तो आप वापस से ट्रैवल कर सकते हो। और गाइज, वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। सो गाइज, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि नया वर्क परमिट बनवा लीजिए। और जो वर्क परमिट होता है गाइस, उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग को डाउट होता है कि वर्क परमिट बनता कैसे है। गाइस, सबसे पहली चीज़ होती है वर्क परमिट के लिए कि आपकी एक इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, कि जो कि जॉब इन्विटेशन लेटर होता है। उसके बिहाफ पे आपको एम्बेसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद में एम्बेसी से आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हो देन आप सारी डिटेल उन्हें बताते हो कि सर, मेरा यहाँ पे जॉब लगा है, मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। और गाइस, जो इंटरव्यू है वो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि आपको बुलाया जा भी सकता है। अगर आपको नहीं बुलाया जाता तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा शॉर्ट शॉर्ट लग के आ जाएगा। उसके बाद में गाइस, जैसे आपका वीज़ा लग के आता है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। सो गाइस, इन भाई को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार अपना वापस से नई जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, इन्विटेशन लेटर मंगवा लीजिए, देन उसके बाद में आप अपना प्रोसेस वगैरह करवा सकते हो। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वर्क वीज़ा में जाने पर विंटर में जॉब और सैलरी बंद हो जाता है? देखो, जॉब और सैलरी बंद नहीं होता है विंटर के अंदर, लेकिन काम जरूर कम हो जाता है। चलो मैं आपको ना एग्जांपल समझाता हूँ कि कोई कैफ़े है, तो कैफ़े में बेसिकली वेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, शेफ़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हर काउंटर पे 2 से 3 लोग काम करते हैं। और गाइज़, वहाँ पर जो डेली कस्टमर आते हैं वो मान के चलो कि 150 से 200 कस्टमर डेली आ रहे हैं। तो गाइज़, इस समर्स में इतने कस्टमर्स आराम से आ जाते हैं और इससे ज़्यादा नंबर भी रहता है। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हर जगह 3 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं, शेफ़ वाले डिपार्टमेंट पे, अकाउंटेंट वाले पे, वेटर के लिए। लेकिन जैसे विंटर का टाइम आता है तो गाइस, विंटर में क्या होता है कि वही लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें जॉब पे जाना होता है, या फिर जिन्हें कोई अर्जेंट काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि गाइस, कोई भी -30 डिग्री, -40 डिग्री में बाहर घूमना पसंद नहीं करेगा। तो क्या होता है कि जहाँ पर डेली के 150 से 200 कस्टमर आ रहे थे, वहां पर एकदम से नंबर गिर के हो जाता है 30 से 40 लोग। अब 30 से 40 लोग के लिए गाइस इतना बड़ा स्टाफ तो रखा नहीं जाएगा। मान के चलो कि एक शेफ की रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 वेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो लो परफॉर्मिंग वर्कर्स होते हैं, जो लो परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उन्हें ये बोला जाता है कि आप समर्स में वापस से अप्लाई कर दीजिएगा, जब ज़्यादा काम होगा तो हम आपको रख लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको समर्स में जाके वहाँ पे जॉब करना चाहिए और आउट परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आपके पास विंटर में जॉब बनी रहे। क्योंकि विंटर में जो जॉब्स होते हैं गाइस वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम ही नहीं होता है। और जो जॉब्स वगैरह होती हैं गाइस, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जॉब्स हो गई, कंस्ट्रक्शन में जॉब्स हो गई, ये जॉब्स तो बिल्कुल ही कम हो जाती हैं, क्योंकि ये सारा काम ना के बराबर हो जाता है विंटर्स के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट क्या है ब्रो? तो एज लिमिट एटलीस्ट आपकी 21 से ऊपर होनी चाहिए, और 45 तक गाइस आराम से जॉब वगैरह मिल जाती है, वर्क परमिट वगैरह मिल जाता है। गाइस, स्टडी वीजा की अगर मैं बात करूं, मिनिमम एज जो है वो अराउंड 20 है, मैक्सिमम 30 है। 30 से ऊपर वालों का स्टडी वीजा होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपको वहाँ पे स्टडी वीजा हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, ईसीआर पासपोर्ट का वीज़ा मिल जाएगा? 90 डेज प्राइवेट वीज़ा, मेरी गर्लफ्रेंड है वहाँ। देखो, जो प्राइवेट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कि सर, हमें प्राइवेट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्राइवेट वीज़ा के लिए क्या रहता है कि आपको वहाँ पर कोई नॉन पर्सन होना चाहिए, वो आपका गारंटियर बन रहा है और वो आपके लिए एक इन्विटेशन बना रहा है कि मैं अपने बिहाफ पे इस पर्सन को बुलाना चाह रहा हूँ।
तो गाइस वो जो इनविटेशन होता है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर एमवेदे में जाना पड़ता है। एमवेदे होता है वहाँ का लोकल इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे जाना पड़ेगा, उन्हें सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जिस बंदे को बुला रहे हैं उनकी सारी पासपोर्ट डिटेल वो इन्विटेशन लेटर में मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो इन्विटेशन लेटर होता है वो यहाँ पर आता है रशियन एम्बेसी के पास। तो रशियन एम्बेसी क्या होती है कि उसका वीज़ा इशू कर देती है ऑन प्राइवेट इन्विटेशन लेटर, जो कि 90 डेज़ का होता है। तो ये मिल जाता है आराम से, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। लेकिन इसका जो प्रोसेस टाइम होता है थोड़ा-सा लंबा होता है। कभी-कभी इसको बनने में 1.5 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो भी लोग छोटे टाइम के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको 1 महीने के लिए टूरिज़्म के लिए जाना है, तो डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो। टूरिस्ट वीज़ा आराम से रशियन एम्बेसी दे देती है। ज़्यादा उसमें क्वेश्चन्स वगैरह भी नहीं पूछे जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से 1 से 2 लोग को बुला लिया जाता है। और लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग को नहीं बुलाया जाता है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आपको आराम से आपका टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। और अभी तो रशिया ने काफ़ी अच्छी चीज़ की हुई है कि आपको 16 दिन का ई वीज़ा मिल जाता है। तो गाइस 16 दिन भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है रशिया में ट्रैवल करने के लिए, और अभी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है ट्रैवल करने का, क्योंकि अभी वहाँ पर समर्स हैं, तो आप आराम से जाके वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आई वांट टू 1 बीएचके फ्लैट इन रशिया, हाउ कैन आई फाइंड? तो गाइस देखो, 1 बीएचके जो फ्लैट है वो आपको कहाँ पे ढूँढना है, आपकी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैंने मेरी कुछ वीडियोज़ में आपको बताया कि एक अभितो.ru करके वेबसाइट है। अभितो.ru करके वहाँ के लोकल लोग काफ़ी यूज़ में रहते हैं। इसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स वगैरह, और काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो गाइस आप उस वेबसाइट पे जाइए, अपार्टमेंट ढूँढिए, वहाँ पर आपको ब्रोकर का नंबर मिल जाएगा, फिर डायरेक्टली ओनर का नंबर मिल जाएगा। रशियन में उससे कम्युनिकेट कीजिए, अपना बजट उसे बताइए, वो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देगा, और आपका जो रेंट एग्रीमेंट होगा उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको एक्सप्लेन कर देगा। क्योंकि गाइस वहाँ पर सब लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे ही जाके सर्च करते हैं, और जो भी ब्रोकरेज अमाउंट होता है वो भी पे करना होता है। आई थिंक कि फर्स्ट टाइम जो आपका रेंट होगा वही ब्रोकरेज अमाउंट होगा, तो आपको डबल रहेगा, और 1 महीने का आपको शायद से एडवांस देना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं रशिया में रहा था ऑलमोस्ट अपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे एक साथ 3 टाइम्स पड़ा था, क्योंकि एक तो मैंने ब्रोकरेज दिया था, उसके बाद में मैंने 1 महीने का रेंट दिया था, और 1 महीने का एडवांस भी दिया था। तो ऐसे करके इतना अमाउंट पड़ जाता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि पहले महीने का जो आपका अमाउंट होगा वो 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स एग्ज़ाम्पल में बताऊँ तो 10,000 रूबल अगर रेंट है, ये काफ़ी सस्ता है, इतना नहीं होता है, इससे ज़्यादा ही होगा। तो आपको 30K पे करना पड़ेगा पहले वाले महीने के लिए, या फिर जो भी होगा वो आपका ओनर या जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो आप ऐसे बुक कर सकते हो अपना 1 बीएचके फ्लैट। इस हफ्ते के तो यही क्वेश्चन्स थे जो कि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, जिनका मुझे आंसर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि लोग को वीडियो देखने मज़ा आ रहा है, एंगेजमेंट मिल रहा है मुझे। और वीडियोज़ को गाइस शेयर भी कर दिया करो, ताकि मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ रशिया के रिगार्डिंग। और अभी रशिया में ट्रैवल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए रशिया में वीज़ाज़ के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आप टूरिज़्म प्लान कर रहे हो, या अपना कोई बिज़नेस ओपन करने के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर वर्क पे जाना है, स्टडी पे जाना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। दोस्त और फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग रशिया में प्लान कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रहे कि वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वहाँ पर ट्रैवल किया जाता है, और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।